बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन पर अपने टॉपिक को एंड किया था और आज की क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन से फर्दर मूव करेंगे। थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग में बस एक थ्योरी हमारी रिमेनिंग है और फिर कुछ सेकेंडरी बॉन्डिंग्स का डिस्कशन किया जाएगा। ये तमाम बातें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सवालात को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे एमडी कैट के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट और मज़ेदार से सवाल हैं। अब उन सवालों को सॉल्व किस तरीके से करना है, तो देखो, आपसे एग्ज़ाम में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये पूछा जाता है कि लेट सपोज CH4 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, या फिर लेट सपोज CH4 का बॉन्ड एंगल क्या है, या CH4 की ज्योमेट्री क्या है, तो आप किस तरीके से जवाब देंगे? जिनको याद है वो तो फ़ौरन जवाब दे देंगे, लेकिन देखें एग्ज़ाम में जो है ना, स्पेशली एमडी कैट के अंदर, वो आपसे हर सवाल में आपकी मेमोरी नहीं चेक करेगा, वो आपसे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करेगा, आपकी एप्लीकेशन चेक करेगा कि भाई आपने जो टॉपिक पढ़ा है आप उसको कितना अप्लाई कर सकते हो। तो CH4 में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कार्बन सेंट्रल एटम है और 4 हाइड्रोजन के साथ इसके सिंगल बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है और यहाँ पे कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जो आपके पास फिल वक्त डिस्कशन है ना कि किसी की हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री या बॉन्ड एंगल बताना है, तो आप क्या काम करें, आपने कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें आप देखेंगे सेंट्रल एटम कौन है, और आप ये देखेंगे कि उसका सराउंडिंग एटम कौन है। अब जो सेंट्रल एटम होगा ना, आप ये देखेंगे कि उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के मुताबिक आप उसके बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स कैटेगराइज कर सकते हैं। और सराउंडिंग एटम की आप देखेंगे वैलेंसी क्या है, यानी कि वो कितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, उसी लिहाज से सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको एक ही बॉन्ड बनाना होता है ताकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 थी तो चारों हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाया। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे तो 4 हाइड्रोजन ने जो है वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया। अब जो कार्बन है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर रिमेनिंग नहीं है, यानी कि जीरो लोन पेयर। अब जीरो लोन पेयर का मतलब यह है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड पेयर हुए और जीरो लोन पेयर हुए। तो देखिए 4+0 का केस क्या बन रहा है, 4। इसका मतलब क्या है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हुए, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई, CH4 की बन गई sp3। अब इसको थोड़ा सा और पीछे जाएं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 बॉन्ड पेयर और जीरो लोन पेयर की वजह से 4 बन रहा है ना, तो ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.28 मिनट्स, तो ये हो गया टेट्राहीड्रल। और बॉन्ड एंगल हो गया 109 डिग्री 0.28 मिनट्स। इसी तरीके से आप देख लें भाई सल्फर ट्राइऑक्साइड को, सल्फर ट्राइऑक्साइड को देख लें। सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या है कि भाई सेंट्रल एटम सल्फर है, सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, क्योंकि ऑक्सीजन ग्रुप 6A में होता है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है आखिरी शेल में, इसको बस 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी 2 होगी। तो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी 2 है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं, तीनों ऑक्सीजन जो है 2-2 बॉन्ड बनाएंगे। तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन। अब सल्फर को देखें तो सल्फर कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 6A से। तो इस वक्त देखें 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, यानी कि कोई लोन पेयर का चांस नहीं। लेकिन अब देखें ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसमें एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड के हवाले से हमने आपको ये बताया था
प्रीवियस लेक्चर में जो इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का डिस्कशन आपको करवाया था, उसमें आपको ये सिग्मा पाई बॉन्ड के दरम्यान डिफरेंस बताकर ये बात क्लियर करवाई थी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाला तो डिटेल में वहाँ पे ये बात मिलेगी। अभी सिर्फ शॉर्ट में आपको ये बता दें कि पाई बॉन्ड ज्योमेट्री बताने में हेल्प नहीं करते। तो ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी बताने में नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो 3 पाई बॉन्ड है ना, क्योंकि हर डबल बॉन्ड में एक एक पाई बॉन्ड है, तो 3 जो पाई बॉन्ड है वो हो जाएंगे इग्नोर, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको हम काउंट करेंगे। तो 3 हो गए बॉन्ड पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड्स के, और लोन पेयर एक भी नहीं है। तो ओवरऑल डिस्कशन क्या हुआ कि भाई ये 3+0 का केस है, तब जाके 3 बना, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, ज्योमेट्री होगी ट्राइगनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। इसी तरीके से आप देखिए PCl3, सेंट्रल एटम फास्फोरस, सराउंडिंग एटम क्लोरीन। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? 1 होगी भाई। क्लोरीन ग्रुप 7a में मौजूद है, इसका मतलब है कि क्लोरीन के आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो सिर्फ एक बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गई। 3 क्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएंगे, तो 1 2 3 तीनों क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बना दिया। लेकिन जो फास्फोरस है वो ग्रुप 5a से बिलोंग करता है, तो इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3, तो ये रहे। अब 2 मैंने अलग से बना दी, तो वो जो 3 बॉन्ड बना रहा है ना, तो ये 3 होगा बॉन्ड पेयर, और ये जो है ये क्या हो गया? लोन पेयर। तो 3+1 का केस हुआ, तो ये ओवरऑल तो 4 से ना इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुए। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो sp3। लेकिन ये 4 कैसे हुआ? 3+1 की वजह से। तो आप ऊपर देख सकते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगनल पैरामिडल, और बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा 107 डिग्री। ठीक है जी, ये आपके पास डिस्कशन हुआ। इस तरीके से सवाल आता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं भाई अगले टॉपिक पे, और हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए, और उस थ्योरी का नाम है मॉलिक्यूलर, अरे भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। आप लोगों ने ऑर्गेनिक में इसका नाम तो सुना होगा, बेंजीन में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट वहां पे कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए भाई एक कॉन्सेप्ट, यानी MD कैट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी तो करेंगे। तो हम आपको बहुत आसान करके समझाते हैं कि भाई आपने इस MOT को किस तरीके से याद रखना है। आपने इस तरीके से याद रखना है कि जो आप मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं वो उस वक्त बनते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ी थी, है ना। इस थ्योरी में फिर नई बात क्या है? इस थ्योरी में ये बात है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, तो वहां पे तो ये पड़ता है भाई दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। ये बताता है कि जब ये बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनने से पहले हमारे पास दो डिस्कशंस आते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हुए, जिनमें से एक बना देगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा बना देगा एंटी बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन दोनों में से, यानी इन दोनों से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलेंगे उनकी प्रेफरेंस होगी कि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाए। और जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंप्लीटली तौर पे फिल हो जाते हैं तो फिर वो मजबूरी के तहत एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो यहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जाने वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अनस्टेबल। यहाँ पे जाने वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है अनस्टेबल। तो फिर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल से निकलेगा और कहाँ जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल हो जाएंगे और वो बॉन्डिंग को फेवर करेंगे कि हाँ भाई बॉन्डिंग बननी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में गए, अगर गए तो उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, वो अनस्टेबल होंगे, तो वो अगेंस्ट होंगे बॉन्डिंग के, कि वो चाहेंगे कि बॉन्डिंग ना हो। तो यही सारी कहानी आपने इस थ्योरी में पढ़नी होती है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट करके पढ़ूं ताकि हमारा डिस्कशन आसान हो, तो हम ये कहते हैं भाई AO यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक बनता है BMO और एक बनता है ABMO। ठीक है जी। अब ये किस तरीके से देखते हैं, अच्छा हम अपने सिलेबस में रहते हुए अगर आपको बात बताएं ना, तो भाई सबसे पहले इस थ्योरी को पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ थ्योरी की कंडीशंस हैं, कुछ हमारे सिलेबस की कंडीशंस हैं। थ्योरी की कंडीशन क्या है, थ्योरी की कंडीशन ये है कि हम लोग डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो डायटॉमिक होते हैं उनको पढ़ा जाएगा बस यहाँ पे। और अब हमारे सिलेबस की कंडीशन क्या है, हमारे सिलेबस की कंडीशन ये है कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स फेडरल या पंजाब बोर्ड की किताब उठाएंगे ना, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। सिंध बोर्ड में ना होने के बराबर, A लेवल्स में भी इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती। तो जो फेडरल और पंजाब बोर्ड की किताबें हैं उनमें हम लोग पढ़ते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं पढ़ते। ऑल्दो हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में डिस्कशन नहीं है। दूसरी कंडीशन जो सिर्फ और सिर्फ हमारे सिलेबस की हद तक है ना, तो उसको मैं यहाँ पे तो नहीं लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा सा स्टार करके लिख दूँ कि भाई ये थ्योरी की कंडीशन नहीं है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ हमारे सिलेबस की कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन सम। इलेक्ट्रॉन सम यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सम आपने डिस्कस करना है अपने इस टॉपिक को अपने सिलेबस में रहते हैं, वो 18 तक पढ़ना। 18 से आगे का डिस्कशन नहीं होता। अभी ये जो 18 तक का डिस्कशन है ना, ये भी कैटेगराइज होता है। एक बनता है डिस्कशन लोअर एनर्जी का, जिसमें हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन सम 14 और लेस देन 14 को कंसीडर किया जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन सम बनता है हायर एनर्जी का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन सम ग्रेटर देन 14 पढ़ते हैं। यानी कि 14 या 14 से कम पढ़ेंगे तो वो लोअर एनर्जी का डिस्कशन है, और अगर 14 से ज़्यादा का पढ़ेंगे, अब 14 से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 15, 16, 17 और उससे आगे भी, लेकिन हम अपने सिलेबस में रहते हुए सिर्फ 18 तक का डिस्कशन कर देंगे। तो ऐसे हमारे पास दो कंडीशंस बनेंगी, लोअर और हायर की। अब इसी व्याप पे हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन आती है। अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है
वो यार मैं क्लियर आप लोगों से कहूँगा कि उसका बेस्ट जो एप्लीकेशन है वो थ्योरी में, एमडी कैट में उससे सवाल पूछे जाएं इसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन स्पेशली सिंध एमडी कैट में रहते हुए बात करें ना, तो 2009 में, बैक इन 2009, ये जो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन आपको बताने वाला हूँ उससे रिलेटेड एक प्रोफाइल बनती है, उस प्रोफाइल का क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था, उसके बाद से नहीं पूछा गया। पंजाब और फेडरल में इसके सवाल बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, उनके टॉपिक में तो ये बात मौजूद है, तो वो लोग तो अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि यार उनको ये बातें मालूम होनी चाहिए। अब लोअर एनर्जी की कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखता हूँ तो ये ऐसी बनेगी, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जब 1s और 1s की ओवरलैपिंग होगी तो एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसको सिग्मा 1s कहेंगे, क्योंकि उसमें 1s और 1s की ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा बॉन्ड तो वहां पे भी बनेगा, लेकिन अब उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिग्मा स्टार लिख देते हैं। तो ये बात तो आप लोगों को आइडिया होगा ना कि भाई एस और एस की ओवरलैपिंग हो, एस और पी की ओवरलैपिंग हो, और पी एक्स और पी एक्स की ओवरलैपिंग हो, तो हम इन तीनों के नतीजे में कहते हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन अगर पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग हो, या पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग हो, तो हम कहते हैं भाई यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना है? पाई बॉन्ड। तो लोअर एनर्जी में 1s की ओवरलैपिंग हुई, अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दोनों बना, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए स्टेरिक का साइन इस्तेमाल करते हैं, स्टेरिक यूज करते हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो ये हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर क्या आगे हुआ? सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर बना पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz। अब बात क्या है कि जब P और P की ओवरलैपिंग होगी ना, तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों की ओवरलैपिंग को देखेंगे। तो पहले आया पी वाई पी जेड, फिर आ गया पी एक्स, और ये थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पी एक्स की ओवरलैपिंग पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, जबकि पी वाई और पी जेड की ओवरलैपिंग पे पाई बॉन्ड बनता है। उसी को यहाँ पे पाई और सिग्मा से रिप्रेजेंट किया। फिर आगे बन जाएगा पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, और आखिर में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2px। इसके बाद हाइयर एनर्जी को अगर देखें तो हाइयर एनर्जी में हमारे पास आएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2px पाई 2py इक्वल्स टू पाई 2pz पाई स्टार 2py इक्वल्स टू पाई स्टार 2pz, और आखिर में आ गया सिग्मा स्टार 2px। दोनों में जो फर्क है वो इन दोनों की पोजीशन का फर्क है, कि हाइयर में पी एक्स पहले आता है, पी वाई पी जेड बाद में आता है, लोअर में पी वाई पी जेड पहले आता है और पी एक्स बाद में आता है। उसका रीज़न ये एक्सप्लेन किया जाता है कि लोअर जो एनर्जी है ना, वहाँ पे ये जो दो हैं इनके दरम्यान डिफरेंस ऑफ एनर्जी कम होता है, तो ये एक दूसरे को स्लिप कर देते हैं। लेकिन हाइयर में हर ऑर्बिटल का एक प्रॉपर एनर्जी होती है, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो है फिर हम ये कह देते हैं कि कोई किसी ऑर्बिटल को स्लिप नहीं करेगा, सबकी अपनी प्रॉपर जगह होगी। अब अगर मैं इसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा डिस्कशन करूं, तो हमें ये डिस्कशन इसलिए करवाया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग एनर्जी प्रोफाइल बना सकें। अब एनर्जी प्रोफाइल किस तरीके से बनाएंगे? मिसाल के तौर पे आपको H2 की एनर्जी प्रोफाइल बनानी है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। प्रोफाइल जाहिर सी बात है आप एमडी गेट में नहीं बना रहे, एमडी गेट में बनाने को थोड़ी कुछ आएगा।
हाँ, लेकिन उस प्रोफाइल से जो इंफॉर्मेशन है वो आपसे पूछी जा सकती है। अब H2 की प्रोफाइल बनानी है, तो H2 में आपने क्या किया कि आपने सपोज किया कि यार H2 कब बनेगा, जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में ओवरलैप करेंगे। अब एक हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन करी 1s1, दूसरे की 1s1, यानी कि ओवरलैपिंग 1s और 1s की हो रही है। तो 1s1 ये, 1s1 ये, अब इन दोनों की ओवरलैपिंग को प्रोफाइल के जरिए शो किया। तो भाई हमने बनाना है एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसमें एनर्जी प्रोफाइल है तो आपने एनर्जी का डिफरेंस शो करना होगा कि सबसे कम एनर्जी होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मुकाबले में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के मुकाबले में ज़्यादा है। अब ऑर्बिटल्स ड्रॉ किए, तो ये पहला एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया हाइड्रोजन का, एक तो जब से इस एप्लीकेशन में AI आया है तो इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना पहले से ज़्यादा मुश्किल हो गया। सोचा था AI आया है तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है जी। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कौन सा है, 1s। ये कौन सा है, 1s। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा 1s। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, सिग्मा स्टार 1s। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे आपस में कनेक्ट होंगे। अब आपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को शो करना है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और पहले कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर आ जाएंगे। तो हमने ये बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब अगर कोई मजीद इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो इधर जाएगा, लेकिन एक और एक दोनों यहाँ पर आ गए, तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो रह गया खाली। अब जब ये रह गया खाली तो इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एनर्जी के हवाले से स्टेबल हो गए, क्योंकि ये लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये प्रेफर करेंगे कि बॉन्डिंग हो, एंड देयर इज नो इलेक्ट्रॉन विच इज गोइंग अगेंस्ट द बॉन्डिंग, सो H2 का बॉन्ड बनेगा। अभी जो एनर्जी प्रोफाइल्स पढ़ी जाती है ना, इनको पढ़ने के लिए एक और कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया जाता है जिसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की सबसे आसान डेफिनेशन ये बताई जाती है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम, दो एटम के दरम्यान जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बॉन्ड ऑर्डर होता है। बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, क्या, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय टू, तो ये हो गया हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इस वक्त आपने हाइड्रोजन की प्रोफाइल बनाई है, इस प्रोफाइल में देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने, दो, एंटी बॉन्डिंग कितने, जीरो। तो हमने लिखा 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, क्या आंसर बनेगा, 1। इस 1 का मतलब है कि दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान
एक बॉन्ड बनेगा, इस वन का यह मतलब है। साथ ही साथ प्रोफाइल जब पढ़ी जाती है तो प्रोफाइल में हम लोग एक और बात डिस्कस करते हैं, वो होता है मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर होते हैं दो। फर्स्ट वन इज डायामैग्नेटिक, सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक। अब डायामैग्नेटिक का क्या मतलब है? डायामैग्नेटिक का मतलब है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये डिस्कशन आप लोग एलिमेंटल लेवल पे भी करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी करते हैं। और पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये पेयर्ड और अनपेयर्ड आपने कहाँ देखने हैं? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इन दोनों में से किसी में, तो वो पैरामैग्नेटिक है। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में, वो सारे के सारे पेयर्ड हैं, तो हम बोलेंगे डायमैग्नेट। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन H2 इज डायमैग्नेटिक। ठीक है जी। इसी तरीके से आप लोगों के आगे हम एक और प्रोफाइल रखें Li2 की। तो भाई Li2 किस तरीके से बनेगा? हमने सपोज किया कि भाई दो लिथियम एटम की आपस में होगी ओवरलैपिंग। एक लिथियम एटम की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, दूसरे की 1s2 2s1। अब मैं आप लोगों को क्लियर कट बोल रहा हूँ कि भाई आपने जो जवाब देना है ना वो बॉन्डिंग से होगा, और बॉन्डिंग हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होती है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। ठीक है, जहां पे हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड होंगे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में और दोनों इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में मौजूद होंगे, तो भाई वो ऑर्बिटल तो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये कि 1s2 की ओवरलैपिंग करने का फायदा नहीं। कर सकते हैं, फायदा नहीं। हमें जो फायदा मिलेगा एप्टीट्यूड लेवल पे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, वो आखिरी ऑर्बिटल से मिलेगा। तो हम 2s की ओवरलैपिंग करेंगे, 2s और 2s ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा 2s, और क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 2s। ये बना लेते हैं अभी। ये हो गया 2s पहला, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, साइज थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ठीक है, जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। तो इन सबको कर दिया आपस में कनेक्ट। अब ये देखिए कि 2s1 2s1 ये एनर्जी के अकॉर्डिंग है, एनर्जी प्रोफाइल है। तो एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा 2s में आने की कोशिश करेंगे और उसके बाद जब ये फिल हो जाएगा तो सिग्मा स्टार 2s में आएंगे। दोनों इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, ये रह गए खाली। तो जो Li2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर फाइंड करें तो 2 - 0 / 2 ये हो गया 1। तो दो लिथियम एटम में एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बता दूं Li2 सिर्फ वेपर फेज में एग्जिस्ट कर सकता है। ये मेटेलिक सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता Li2। ठीक है जी। और इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर की बात करें तो Li2 इज डाया मैग्नेटिक। ये देखें AI का
फायदा। हम्म, ठीक है जी। इसी तरीके से थोड़ी सी मुश्किल वाली प्रोफाइल बनाए तो हम बनाते हैं O2 की। O2 के हवाले से देखें भाई, दो ऑक्सीजन एटम्स की ओवरलैपिंग होगी, दोनों का इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। अब ये प्रोफाइल बनाने के लिए ना, अगर प्रोफाइल बनानी है तो आपको ये याद रखना होगा कि जो प्रोफाइल बन रही है किस मॉलिक्यूल की बन रही है, लोअर एनर्जी या हायर एनर्जी। भाई Li2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6, तो ये लोअर एनर्जी। H2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 और 1 2, तो ये लोअर एनर्जी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो लोअर एनर्जी होगा। तो अब ज़रा मुझे ये देख के बताइए कि O2 लोअर है या हायर, हायर एनर्जी। अब इसमें 2p4 और 2p4 की ओवरलैपिंग होगी, तो भाई ये पहला 2p4 हमने बनाया, तो 1 2 3 और 4। दूसरा 2p4 बनाया, तो 1 2 3 और 4। अब जब इनमें से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो देखो मेरे बच्चों, बिल्कुल प्रोफाइल बनेगी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो हायर एनर्जी में पहले पी में पी एक्स आता है, फिर पी वाई पी जेड आते हैं, लेकिन पी वाई पी जेड की एनर्जी पी एक्स के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी क्या है, इक्वल। तो आप यही काम यहाँ पे करेंगे कि पहले इसमें ड्रॉ करेंगे पी एक्स, और फिर जब ये दो हो गया तो फिर पी वाई पी जेड ड्रॉ करेंगे। तो ये दोनों पी वाई पी जेड एक दूसरे के बराबर में होंगे, लेकिन पी एक्स के ऊपर होंगे। फिर एंटी बॉन्डिंग में पहले ड्रॉ करेंगे पी वाई पी जेड एक दूसरे के बिल्कुल बराबर में, और फिर आखिर में ड्रॉ करेंगे स्टार सिग्मा स्टार पी एक्स। ठीक है, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एनर्जी वाइज अगर देखें तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सिग्मा 2p x में। ये फिल हो जाएगा तो फिर जाएगा पाई 2p y, और ये फिल करेंगे 2p z के बिल्कुल साइमल्टेनियसली, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है। फिर पाई स्टार 2p y, और फिर पाई स्टार 2p z, और फिर सिग्मा स्टार 2p x। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, कैसे, यहाँ से और यहाँ से मिलके यहाँ पे बन गया। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखिए ये फिलिंग जो है ना, सारे कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए होगी, यानी कि ऑफ बोहर्न्स रूल, पॉली सबको फॉलो करते हुए होगी। यानी कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में जब तक तमाम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स पेयर नहीं बना लेते, तब तक जो है, सॉरी, तब जब तक तमाम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं हो जाते तब तक पेयरिंग नहीं होती। तो इन दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये दोनों डीजेनरेटेड हैं, तो पहले दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भेज के इन दोनों को हाफ फिल्ड किया। अब चूंकि ये दोनों हाफ फिल्ड हो गए तो अब इनमें पेयरिंग हो जाएगी। तो अब जो है यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक एक करके इन दोनों को पेयर कर देगा। अब गौर करें, 4 और 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8, 2 4 और 6। इसका मतलब है अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं, तो एक यहाँ गया और एक यहाँ गया।
गौर करें, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये पेयर बन गया। फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका पेयर बना देगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसका पेयर बना देगा। सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल हो गए, तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, और फिर वही बात के हुंज रूल के अकॉर्डिंग दोनों को पहले हाफ फिल्ड करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे, लेकिन हाफ फिल्ड के बाद तो इलेक्ट्रॉन्स ही खत्म होगा, तो पेयरिंग तो हो नहीं सकती और ये रह गया खाली। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखें टोटल कितने, 6, और एंटी बॉन्डिंग देखें कितने, 2, तो 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना बना, 2। तो इसका मतलब है दो ऑक्सीजन आइटम्स के दरमियान दो बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड। और मैग्नेटिक कैरेक्टर देखें तो तमाम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को मिला के देखें और देखें कोई एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल दो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो O2 इज पैरामैग्नेट। ये वो मैग्नेटिक कैरेक्टर था O2 का जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो लिमिटेशन के तौर पर काउंट हुआ। समझे ना इस बात को आप लोग? ये आपके आगे टोटल मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रख दी कि जो बातें मैंने अभी अभी बताई हैं इस पूरे डिस्कशन के दौरान, ये बातें अगर आपको मालूम हैं और आप इनको सॉल्व कर सकते हो, तो एमडीकेट से रिलेटेड जो भी सवाल इस टॉपिक के आएंगे वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम इस वीडियो को जो है ना इस चैप्टर की लास्ट वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और हमारे सेकेंडरी बॉन्डिंग का डिस्कशन रह गया, तो सेकेंडरी बॉन्डिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से हम समराइज करते हैं। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग में आप लोगों को 3 नाम बताए थे, मेटेलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस। हम ये 3 नाम बताए थे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग की जो पहली वीडियो है उसमें आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी का फर्क भी बताया था और उससे रिलेटेड फिर टाइप्स भी बताई थी। अब पहला जो हमने बॉन्डिंग पढ़ना है सेकेंडरी में वो है मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखो मेटेलिक बॉन्ड की कोई ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी होती। मेटेलिक बॉन्ड में इतनी सी आप बात याद रखें कि मेटेलिक बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मेटल में, जो मेटल के एटम्स है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होती है, जो फ्री जो उसके कैटाइंस होते हैं, ठीक है, उस कैटाइन की इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स and the positive metal ions। और देखें इस वजह से चूंकि ये ऑपोजिट चार्ज की अट्रैक्शन होती है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है सेकेंडरी बॉन्डिंग में। प्राइमरी से तो ये वीक ही होगी, लेकिन सेकेंडरी में सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो तमाम सब्सटेंसेस जिनमें मेटेलिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए यहाँ से ये ही गायब होगी। हम आपको बताएं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी बॉन्डिंग, डेट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना सेकेंडरी बॉन्डिंग में वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसके प्रीवियस ईयर्स में सवाल भी बहुत हैं, क्योंकि बन सकते हैं तो बना दिए जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड के वैन डर वाल्स फोर्स के इतने सवाल बन नहीं सकते, इसलिए बनाए भी नहीं जाते। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से सबसे पहले ये बात कि इसका एक दूसरा नाम होता है प्रोटोनिक
ब्रिज। ठीक है जी। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता? हाइड्रोजन बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the hydrogen atom and the highly electronegative atoms। तो भाई एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अगर दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है तो यह हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल भाई एक बॉन्ड है HF, ये तो प्राइमरी बॉन्ड होगी ना, हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन। लेकिन इसमें पहले मॉलिक्यूल का फ्लोरीन अगर दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो सेकेंडरी बॉन्डिंग कर रहा है, ये जो सेकेंडरी बॉन्ड, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है। इस बॉन्डिंग के लिए सबसे पहली शर्त है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। एक चीज जो अक्सर बच्चे मिस कर जाते हैं और किताबों में भी नहीं लिखी होती, मतलब डिटेल में नहीं लिखी होती वाज़ेह तौर पे, लेकिन फॉर ऑब्वियस होता है इसलिए नहीं लिखा जाता, कि भाई समझना चाहिए इस बात को कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स शुड बी स्मॉलर इन साइज। यानी कि अगर कोई ऐसा एटम है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के एतबार से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव दिख रहा है, लेकिन उसका साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होगा लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसकी मिसाल ये दी जाती है कि भाई फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिनका साइज भी छोटा होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और दूसरी जानिब एक एटम है क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है और इतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की भी होती है। लेकिन नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि क्लोरीन का साइज ज़्यादा है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से एक बड़े काम की बात याद रखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैं शॉर्ट करके एच बॉन्ड लिखूं, हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में आ जाए तो उसकी स्टेबिलिटी, स्पेशली कौन सी स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, इंक्रीज हो जाती। ठीक है जी। यानी कि वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा, जमीन आसमान का फर्क। ठीक है जी। अब वो स्टेबिलिटी में बहुत सारी, वेपर प्रेशर भी आ जाता है, उसमें विस्कोसिटी भी आ जाती है, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग जो बात करते हैं वो थर्मल स्टेबिलिटी की करते हैं कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, ये पास्ट पेपर का भी सवाल है, ये दिखने में ऑर्गेनिक का सवाल लगता है लेकिन ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? और ऑप्शंस में आपको दूं, इथेन, इथेनॉल, इथेनॉल, या फिर फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं इथाइन। तो
इन चारों में अगर पूछा जाए बॉइलिंग पॉइंट पे सबसे ज्यादा किसका है, तो हम मार्क करेंगे इथेनॉल। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, इनऑर्गेनिक में तो याद रखें, इनऑर्गेनिक में अगर आपसे कहा जाए कि भाई किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो आप लोग कहेंगे भाई H2O में है, HF में है, NH3 में। इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड HF का होता है, स्ट्रेंथ वाइज HF का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ऑर्गेनिक में अगर देखा जाए ना, तो ऑर्गेनिक में हम लोग क्या डिस्कशन करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल्स में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है जी। और आखिरी डिस्कशन अगर मैं सेकेंडरी बॉन्डिंग का करूं, तो वो वेंडर वॉल फोर्सेस होती हैं। इनमें भी कोई ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने की नहीं है, जैसे मेटालिक बॉन्डिंग है वैसे ये है। वेंडर वॉल फोर्सेस यूजली एग्जिस्ट इन गैसेस और लिक्विड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स में ये एग्जिस्ट करती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो वेंडर वॉल फोर्सेस हैं, दे आर दी अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, या सिंपल मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ठीक है, बेहतर ये है कि हम इसको सिर्फ मॉलिक्यूल कहें, क्योंकि फिर वेंडर वॉल फोर्सेस की फर्दर दो टाइप्स बनती हैं। एक होती है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, और एक होती है डायपोल डायपोल। डायपोल डायपोल में क्या होगा, जैसे HCl, कि भाई मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर दो पोल्स एग्जिस्ट करते हैं, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव के साथ जो अट्रैक्ट हो रही है, डायपोल डायपोल फोर्सेस है। जबकि जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के अंदर जो है, हम लोग को इस तरीके से नहीं देखते कि जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई, आप ये बोलें कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एग्जैक्टली एग्जिस्ट करें। तो आप लंदन डिस्पर्जन फोर्स में ऐसे कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल जिसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल से मुराद कि कुछ देर के लिए उसमें डायपोल आई, अगर वो मॉलिक्यूल अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना डायपोल इंड्यूस करते, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डायपोल कुछ देर के लिए आ गई हो, किसी भी वजह से आ गई हो, वो इंस्टेंटेनियस डायपोल। वो अगर अपने साथ के मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट कर दे, ठीक है, एक में डायपोल आ गई तो दूसरे में डायपोल क्रिएट कर देगा पहला वाला मॉलिक्यूल, तो वो दूसरा मॉलिक्यूल इंड्यूस डायपोल हो जाएगा। पहला इंस्टेंटेनियस हो जाएगा क्योंकि कुछ देर के लिए आई है, दूसरा इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसकी डायपोल पहले वाली की ऐसी हुई है। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं। तो ये हमारे पास डिस्कशन था, ये हमारी फाइनल वीडियो थी केमिकल बॉन्डिंग की। सेकेंडरी बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर भी हमने वेंडर वॉल और मेटेलिक बॉन्ड को आपके आगे एक्सप्लेन कर दिया। होपफुली ये
वीडियो आपके कोई ना कोई काम आ जाए और उससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ पे हम एंड करते हैं। ये चैप्टर हमारा एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।